हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैसेस, जो इक्वेशन है ना, जो गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण। गैस के अणुगति सिद्धांत, गैस के अणुओं की समीकरण, या तो ऐसे लिखो, अणुगति की समीकरण। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक गैस, या काइनेटिक गैस इक्वेशन ही बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक गैस। ठीक है, चाहे ऐसे बोल सकते हो। तो बच्चों, ये होती है हमारे पास गैसों की जो समीकरण होती है, पीवी बराबर होता है 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास ये समीकरण, कौन सी? गैसों की। गैसों की अणुगति समीकरण का फॉर्मूला होता है mn/v²। इसको m को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल। m को क्या बोलते हैं? मास ऑफ मॉलिक्यूल, या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और p का मतलब होता है, अच्छा, मास ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। किसका? एक अणु का। और ये होता है अणुओं की संख्या, अणु की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पी का मतलब होता है दाब, वी का मतलब आयतन। तो ये सूत्र हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि किस तरीके से ये आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाता हूं मैं पहले, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ए बी सी डी, ये पात्र की दीवार है, और ये है ई एफ जी और ये एच। ठीक है, तो एक पात्र की दीवार तो ये रही हमारे पास इस तरीके से, है ना। दूसरी पात्र की दीवार ये रही कुछ इस तरीके से। अब हुआ क्या बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक घनाकार क्यूबिकल, घनाकार क्या लिया हमने? घनाकार पात्र लिया, घनाकार पात्र, क्यूबिक कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? गैस फिल्ड। तो घनाकार पात्र में सर्वप्रथम घनाकार पात्र लिया, घनाकार पात्र में हमने क्या? गैस को भर दिया, फिल कर दिया। तो आपको पता है कि इसके अंदर कई सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इधर इस तरीके से रहेंगे, है ना। ये क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे पात्र में गैस भरी हुई है, तो क्या करेंगे, ये जो है इस तरीके से आगे की तरफ गति करेंगे, एक दूसरे टकराएंगे, कुछ आगे जाएंगे, कुछ पीछे जाएंगे। तो ऐसे करते करते कुछ अणु, एक आध अणु जो है ये पात्र की इस दीवार से टकराता है, इस वाली दीवार से, है ना, इस वाली दीवार से टकराता है। ठीक है। अच्छा, पहले देखते हैं जो अणुओं का वेग जो है,
प्रथम अणु का वेग u1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन में। किसमें? x डायरेक्शन में। प्रथम अणु का वेग x दिशा में। कितना बोलते हैं इसको? ux1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ux1, ठीक है। कितना ये? ux1। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन तो जाएगा ux2, ठीक है। इस तरीके से कई सारे जो अणु होंगे ना बच्चों, x में भी जाएंगे, y में भी जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे गैस के अणु है, मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये गैस के अणु हैं, ठीक है। ये गैस के अणु बच्चों होगा क्या? ये गैस के अणु आगे भी जाएंगे, है ना, ux, ऊपर भी जाएगा uy, और ये नीचे भी जाएगा uz, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह चलेगा। तो ये अणु का वेग है ux, uy, uz। क्या है यहाँ पे? ये अणुओं का वेग हमारे पास ux, uy, uz, ठीक है। तो इन सभी का हमें क्या करना होता है? इन सभी जो जितने भी अणु है ना पात्र के अंदर, इसका एक वेग निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं URMS। क्या बोलते हैं इसको? URMS। तो इसका मान होता है इसका मान होता है हमारे पास √u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते बहुत सारे n अणु होते हैं, ठीक है। तो n से भाग दे देते हैं, तो ये हमारे पास URMS की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम RMS की वैल्यू निकालते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जब पात्र लिया, पात्र में गैस भर दी, गैस के अणु इधर उधर गति करेंगे, x में भी जाएंगे, y में भी जाएंगे, z में भी जाएंगे। तो इस तरह से इनका सभी का एक एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं, जो वैल्यू आती है URMS √u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी अपन उसके अंदर ले रहे हैं उसका भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास किसकी वैल्यू? URMS की वैल्यू। फिर इसके बाद आता है हमारे पास तो इस पात्र के अंदर देखो, हमने इस दिशा में गया, x दिशा में ले रहे हैं अभी, तो y में भी जाएगा और z में भी जाएगा, x में, y में और z में। तो यहाँ पे जब एक अणु का यदि हम संवेग की बात करें, जब फर्स्ट अणु, फर्स्ट मॉलिक्यूल, व्हेन फर्स्ट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स, टकराता है विद EFGH वॉल, ठीक है। या फिर फर्स्ट अणु का ये लीनियर मोमेंटम चेक करते हैं सबसे पहले। प्रथम अणु का x दिशा में रेखीय संवेग, भैया आगे जाएगा ना ये, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन ये हो जाएगा PI = MUXI, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? MUX, किस दिशा में? I दिशा में, ठीक है। MUX1 मान लेते हैं इसको कि भैया आगे जा रहा है MUX1। फिर उसके बाद जब ये पात्र की दीवार से निकलेगा, ये जाएगा, ये अणु कोई सा, इसको मान लेते हैं P अणु है ना, कौन सा? P अणु। तो प्रथम अणु P अणु जब ये जाएगा ABCD वॉल से, तो यहाँ पे दूसरी दीवार है ना, इससे टकराएगा, पीछे की तरफ आएगा। ये अणु EFGH पात्र की
दीवार से टकराता है, दीवार से टकराता है और पीछे गति करता है। ठीक है, पात्र की दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये पीछे की तरफ गति करेगा। तो इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स द कंटेनर ऑफ या वॉल ऑफ कंटेनर ऑफ EFGH एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पीछे की तरफ आता है। तो इसका जो फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv, जब टकराएगा ना तो जाएगा -mux, ठीक है, -mux प्रथम अणु है तो प्रथम अणु के MuX2 x1। ठीक है, तो ये PI PF, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन देखो, जब शुरू का संवेग और बाद का संवेग, तो संवेग में परिवर्तन हुआ, संवेग में ये चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, तो डेल्टा P ये हो जाएगा m -mu PF में से PI को घटा दो, PF में से PI को घटा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 MuX1। ठीक है, -2 MuX1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई जब यहाँ से गया, इससे टकराया, तो इस जगह पे इस कितना चला होगा, यहाँ से चला हुआ ये मैं मान लेता हूँ D, कितनी डिस्टेंस चला हुआ D, क्योंकि आपको पता है घन की सभी दिशाएं जो घन का सभी के सभी जो वॉल होती हैं, दीवारें, वो क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है, जानते हो। तो लगने वाला समय, लगने वाला जब ABCD से जाएगा, EFG से टकराएगा तो कुछ समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी कितनी कवर करके गया, पहले गया फिर आया, तो 2D D + D, पहले गया D जाने में फिर वापस आने में, बटे 4 UX1, तो हो जाएगा ये 2D/UX1, क्या हो जाएगा 2D/UX1। भैया इतना समय उसे जाने आने में लगेगा। ठीक है, या तो इसको L मान लेते हैं, आपकी इच्छा L मान लो इसको, चलो, क्योंकि लंबाई हो जाएगी ना ये इसकी घन की, तो 2L/UX1। तो यहाँ से आपको देखो संवेग और समय दोनों चीज आ गई, समय अंतराल भी आ गया, संवेग भी आ गया, तो आपको पता है, तो एक तरीके से बल लगेगा, पात्र की दीवार पर लगने वाला बल। तो पात्र की दीवार पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, तो इतना बल लगेगा, ये F। ठीक है, ये होता है dP/dt, ये अपन ऐसे ही बोल सकते हैं डेल्टा P/ΔT। ठीक है, कौन सा, ये हो जाएगा F बराबर डेल्टा P/ΔT। सदिश भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा P कितना हो जाएगा, -2 MuX1, -2, अच्छा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लो, माइनस को हटा दो, है ना, मोड ले लिया हमने 2m अपॉन समय कितना है 2L × UX1 से और गुणा कर दो, तो 2 से 2 मर गया, तो ये हो जाएगा F = हो जाएगा m/L UX1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले अणु पे लगने वाला जो बल मेरे पास ये आ गया। देखो बल लगेगा ना एक तरीके से, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा तो बल लगेगा, दाब लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अब आपको पता है कि अब आपको यही पता है कि वी नो दैट U = क्या था, UX_I, UY_J, UZ_K। आपको ये पता है
कि भाई कभी भी कोई वे जो अणु होता है एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है ना, तीनों दिशाओं में जा सकता है, वो तो फ्री है। तो यदि आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू जेड बराबर दे दिया जाए, क्या ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है बराबर दे दी जाए सेम प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में करेंगे तो यू स्क्वायर यू बराबर यू स्क्वायर बराबर सभी को इसका मैग्नीट्यूड ले लो, परिमाण, तो ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर। तीनों को हम यू एक्स के बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है ना, यू एक्स यू वाई यू जेड ये सब यू एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 3 यू एक्स का स्क्वायर, तो यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 3, यू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 3, ठीक है ना। तो इससे बच्चों कल के नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है ये, इसे आगे हम जो है आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।